एक ही दिन में 4 अलग अलग लोगों की हत्याएं हो जाती है। अब इन लोगों को किसने मारा और उन्हें मारने के पीछे क्या वजह थी, इसी इन्वेस्टिगेशन पर बेस है आज की कहानी। ये कहानी बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है बहुत ही शॉकिंग बातें बाहर आती है। लास्ट में आपको एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसीलिए इस मर्डर मिस्ट्री कहानी को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक अनजान बंदा एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारकर उस लड़की को किसी अनजान जगह पर लाकर जिंदा ही जला देता है। खैर, अब उसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बार खत्म होने के बाद एक लड़का सारे टेबल की क्लीनिंग कर रहा होता है। तभी वो एक टेबल के पास जाता है तो वहाँ पर एक बंदा मरा पड़ा हुआ था। अब उसके दूसरे सीन में हम देखते हैं तुलसी राजन और हेमावती नाम का एक कपल पुलिस स्टेशन में आकर अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। सक्कू नाम का एक कांस्टेबल उन दोनों का स्टेटमेंट लिखता है और तभी उस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सुंदर आता है। वो उन दोनों से पूछने लगता है कि आपकी बेटी का नाम क्या है और वो कितने साल की है और वो कब मिसिंग हुई थी। तो तुलसी राजन इंस्पेक्टर को बताने लगता है कि मेरी बेटी का नाम है तमिलनी, उसकी उम्र 18 साल है और उसको मिसिंग हुए 2 दिन हो चुके हैं। इंस्पेक्टर सुंदर कहता है कि 2 दिन हो चुके हैं और आप लोग अब आए हो। हेमावती कहने लगती है कि सर, हमें लगा कि हमारी बेटी अपने दोस्तों के पास गई होगी, लेकिन अभी तक वो घर पर वापस ही नहीं लौटी, इसीलिए हम लोग पुलिस स्टेशन में चले आए हैं। इस तरह से आगे वो अपनी बेटी तमिलनी की कुछ डिटेल्स बताने लगते हैं। तभी वहाँ पर सक्कू को वो बार वाला बंदा कॉल करता है और वहाँ पर हुई मौत के बारे में बताता है और वहाँ पर फौरन आने के लिए कहता है। इसीलिए अब उस केस से डील करने के लिए इंस्पेक्टर सुंदरम वहाँ जाने लगता है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद तभी सुक्कू को फिर से कॉल आता है कि अभी अभी नेत्रिका न्यूज़पेपर का टाइपराइटर भोपालन की डेथ हो गई है, किसी ने उसकी हत्या कर दी। ये खबर सुनने के बाद सुक्कू हैरान रह जाता है और उस राइटर के घर पर जाने लगता है। जाते जाते वो तुलसी राजन और हेमावती से कहने लगता है कि आप कल सुबह आ जाइए, फिलहाल हम थोड़ा जल्दी में हैं। अब उसके दूसरे दिन सुबह कांस्टेबल सुक्कू और इंस्पेक्टर सुंदरम उस राइटर भोपालन के घर पर जाते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछने लगते हैं कि कल रात सीसीटीवी कैमरा वर्क क्यों नहीं कर रहा था, क्या कहीं इस मर्डर में तुम्हारा तो हाथ नहीं है, बोलो सच सच बताओ। इस तरह से इंस्पेक्टर सुंदर उस सिक्योरिटी गार्ड को डांटने लगता है और पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। खैर, अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि टीवी पर यह न्यूज आती है कि इंस्पेक्टर सुंदर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और कहा जा रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर सुंदर को मारा है, यानी कि एक मर्डर है। अब यहाँ पर एक पुलिस वाले की डेथ हो गई थी, इसलिए ये केस सीबीआई के पास चला जाता है। अब इंस्पेक्टर सुंदरम के मरे हुए 2 दिन हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। तो इसीलिए अब सीबीआई का हायर ऑफिसर ये केस ईवी नाम के एक बंदे को सौंपने का सोचता है और उसके अगले ही सीन में हम सीबीआई ऑफिसर ईवी को देखते हैं, जो कि फिलहाल किसी बड़े पुलिस स्टेशन में इंटरोगेशन कर रहा होता है। यहाँ ईवी के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही सिंसियर ऑफिसर होता है और वो किसी भी बड़े नेता से नहीं डरता। इसी के साथ हायर ऑफिसर वहाँ पर आकर ईवी को वो केस सौंपने लगता है, 3 मर्डर वाला केस, जिसमें पुलिस ऑफिसर सुंदर, राइटर भोपालन और बार में मरा हुआ वो बंदा। उसके बाद ईवी अपने असिस्टेंट तिरिका को कॉल करके उसे ये कहने लगता है कि तुम तुरंत ही उस बार पर पहुंच जाओ, मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे ये केस सौंपा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ईवी और उसका असिस्टेंट उस बार में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ओनर से पूछने लगते हैं कि आई विटनेस कौन था। तो जिसने डेड बॉडी को देखा था वो लड़का आकर उन दोनों को सारी बातें बताने लगता है। उसके बाद ईवी इस बार का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वहां से उसे ये बात पता चलती है कि इस बार में जब कोई भी नहीं था तो एक अनजान बंदा आकर उस बंदे का गला काटकर उसे मार डाला और वो सीसीटीवी फुटेज भी इतना साफ नहीं था। उसके बाद उस फुटेज में थोड़ा पीछे जाने पर उन्हें ये बात पता चलती है कि ये जो लड़का है उसने आखिर टेबल से कुछ चीज उठाकर अपने पास रख ली है। तो ईवी तुरंत उस लड़के को बुलाकर इसके बारे में पूछने लगता है कि तुमने आखिरकार उस टेबल से क्या उठाया था। तो वो बेचारा लड़का उस चीज को ईवी को दे देता है और ये चीज देखने में ऐसी लग रही थी कि मानो ये कोई गोल्ड मेडल हो, मतलब कि ये उसका टुकड़ा हो सकता है। खैर, अब यहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल सुक्कू उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता रहता है और तभी वहाँ पर ईरू और तिरुकत आ जाते हैं।
सुक्कू का इंट्रोगेशन देखकर वो उसे डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा कौन से एंगल से तुम्हें मर्डर लग रहा है, खामखा इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद खुद ईवी उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने लगता है कि उस रात सीसीटीवी कैमरा क्यों काम नहीं कर रहा था। तो इस बार वो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करता है। सर वो एक्चुअली क्या है ना, राइटर भोपालन कभी कभी अपने घर पर कुछ लड़कियों को लेकर आता था और उनमें से कुछ पॉलिटिकल लड़कियां भी थी। अब भोपालन तो एक मीडिया पर्सन है, इसीलिए जब वो लड़कियों को लेकर आता था तब वो सीसीटीवी फुटेज बंद करने के लिए कहता था और इसीलिए सर कल रात मैंने वैसा ही किया था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ईवी और तिरुकत बस ऐसे ही बाहर आकर चाय पी रहे होते हैं और तभी अचानक वहाँ पर एक गाड़ी आकर ईवी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर एंड टाइम पर तिरुकत आकर ईवी की जान बचा लेता है। अब उसी पुलिस ऑफिसर सुंदर की फाइल में उसे पाई शेप का एक और पीस नजर आता है और वो भी टूटा हुआ था। ईवी उन दोनों पीसेस को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है। अब उसके बाद ईवी और तिरुकत राइटर भोपालन के घर पर जाते हैं। वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हुए घर के बाहर इंस्पेक्शन करने लगते हैं। उसके बाद घर पर आते समय ईवी कांस्टेबल सुक्कू को अपने घर पर लाकर उसको दारू पिलाता है और इंस्पेक्टर सुंदर के बारे में पूछताछ करने लगता है कि सुंदर कैसा बंदा था। तो अब नशे की हालत में आकर सुक्कू थोड़ा बहुत सच बोल देता है कि सर वो जो इंस्पेक्टर सुंदर था वो हर जगह जगह पर रिश्वत लेता था, लेकिन सर वो एक मामले में बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि जितना भी वो रिश्वत लेता था वो सभी लोटों में बराबर बांट देता था। कुछ दिन पहले राइटर भोपालन के बारे में भी बात कर रहा था, मतलब कि राइटर भोपालन से उसे एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली थी और उसके जरिए उन्हें करोड़ों में पैसे भी मिलने वाले थे। लेकिन क्या करे, इसी दरमियान इंस्पेक्टर सुंदर की मौत हो गई और उसी तरह से वो राइटर भी मारा गया। बिना सारे पैसे बांटे हुए ये दोनों साले मर गए। खैर, अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं ईवी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर अपनी फ्रेंड नंदिनी से मुलाकात करता है। अब तक जितनी भी हत्याएं हुई उनकी सारी रिपोर्ट मांगने लगता है। तभी इसी बातों ही बातों में तिरुकत ये देखता है कि कोई ईवी पर गन पॉइंट कर रहा है और वो ईवी को शूट करने ही वाला था कि तभी तिरुकत वहां पर आकर ईवी को हटा देता है, जिसकी वजह से तिरुका के हाथ पर वो गोली लग जाती है और बेचारा तिरुका घायल हो जाता है। उसका खून भी बहने लगता है। उसके बाद ईवी उस शूटर को देख लेता है और तुरंत ही अपने बाइक के जरिए उसे फॉलो करने लगता है। अब यहाँ पर बहुत देर तक वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी इसी दौरान वो बंदा ईवी के हाथ में एक पैकेट फेंकता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद ईवी हॉस्पिटल आकर उस पैकेट को ओपन करता है तो उसमें भी एक और पाई शेप वाला गोल्ड कॉइन होता है, मतलब कि अब तक उसको 3 टुकड़े मिल गए हैं। अब उसके दूसरे दिन हम देखते हैं ईवी तुलसी राजन और हेमावती के घर पर जाता है, क्योंकि वो दोनों अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आए थे। उनके घर पर जाकर उसे ये बात पता चलती है कि वो दोनों अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के बाद अपने घर पर ही नहीं आए। बहुत दिनों से उनका ये घर बंद पड़ा है। अब उसी मिसिंग केस के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए ईवी दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर सुक्कू से बताने लगता है कि सर उन दोनों ने हमारे पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, उनकी बेटी मिसिंग हो गई है, और वो एक स्टेटमेंट पेपर दे देता है। जब ईवी उस स्टेटमेंट पेपर को पढ़ता है तो उसे उसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाई देते हैं और उसी रात ईवी उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है और ये जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान थी और शहर से काफी दूर भी थी। वहां पर जाकर वो कुछ तलाश कर ही रहा होता है कि तभी उसको वहां पर एक हैरान कर देने वाली चीज नजर आती है, क्योंकि वहां पर कुछ कुत्ते इंसान की डेड बॉडी को काट काट कर खा रहे होते हैं। अब दोस्तों उसके बाद क्या था, उसके दूसरे दिन फॉरेंसिक लैब वाले और मीडिया वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इस लाश को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरीके से ये लाश जल नहीं पाई। उसका फेस टोटली खराब हो चुका था। उसकी पहचान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब उसके थोड़ी देर बाद नंदिनी वहां पर आकर उस डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स अपने लैब पर ले जाती है, यानी कि उसकी जांच पड़ताल कर एटॉप्सी रिपोर्ट निकालने के लिए। अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नंदिनी ईवी के पास आकर उसे कुछ डिटेल्स बताने लगती है कि वो डेड बॉडी एक लड़की की है और उसकी उम्र तकरीबन 20 साल हो सकती है और इस लड़की को मरे हुए तकरीबन 3 से 5 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पर नंदिनी एक और शॉकिंग बात बताती है कि शायद उस लड़की के साथ कुछ लड़कों ने गलत काम भी किया है, लेकिन ये रेप जैसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उस लड़की ने अपनी मर्जी से उन 2 या 3 लोगों के साथ संबंध बनाया था, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। खैर, अब दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज चलती रहती है कि जो लड़की मिसिंग हुई थी तमिळनी, उसकी अब लाश मिली है, लेकिन उसके माता पिता कहीं गायब है।
उसके बाद यहाँ दूसरी तरफ ईवी और कुछ पुलिस वाले तुलसीराजन के घर पर जाते हैं। वहाँ जाकर ईवी उस घर का अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करता है और उस घर के ऊपर वाले कमरे में ईवी देखता है कि एक सर्टिफिकेशन का फ्रेम टूटा हुआ है और ये सर्टिफिकेट तमिळनी का ही है। तभी उसी वक्त उसे एक अनजान बंदा कॉल करता है और ईवी उसे पहचान लेता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे शूट किया था। वो बंदा कहने लगता है कि मैंने तुमको वो पीसेस भेजे थे, वो उसी लड़की का गोल्ड मेडल है। खैर, अब दूसरे दिन हम देखते हैं अचानक तुलसीराजन और हेमावती ईवी के पास आ जाते हैं क्योंकि सारे न्यूज चैनल पर उनकी ही खबर चल रही थी। उन दोनों को देखकर ईवी उनसे पूछने लगता है कि अरे आप दोनों कैसे माँ बाप हो? आपकी बेटी की डेथ हो गई, आपकी बेटी को किसी ने जलाकर मार दिया, लेकिन आप हो के इतने दिनों से कहीं लापता हो। तभी यहाँ पर हेमावती कहने लगती है कि हमें पता है सर, हमारी बेटी मर चुकी है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि इंस्पेक्टर सुंदर के केस का क्या हुआ। अब ये बात सुनने के बाद ईवी के तो होश उड़ जाते हैं। वो उन दोनों से कहने लगता है कि आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना, आप ये क्या सवाल कर रहे हो? आप अपनी बेटी के बारे में पूछने के बजाय इंस्पेक्टर सुंदर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या आप लोग पागल हो चुके हो क्या? लेकिन फिर भी हेमावती यही पूछती रहती है कि सर आप बताइए कि सुंदर के केस का क्या हुआ। ईवी उन दोनों से कहता है कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, लगता है आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अब इस तरह से ईवी उन दोनों को अपने कस्टडी में ले लेता है और अपने पुलिस वालों से कहने लगता है कि जब तक मैं ना कहूँ इन दोनों को बाहर मत छोड़ना। अब उसी रात ईवी रवि नाम के एक बंदे के घर पर जाता है और दोस्तों ये रवि और कोई नहीं बल्कि बाद में जो आदमी मरा था ना, उसी का नाम रवि होता है। उस घर के पास आकर एक कपल ईवी से कहने लगता है कि दरअसल सर मैं यूएसए में रहता था, उससे पहले इस घर में रवि नाम का एक बंदा रहता था और रिसेंटली ही हमने ये घर लिया है। उस रवि के बारे में हमने सिर्फ लोगों से सुना है कि रवि की पत्नी मरने के बाद वो हर रोज अपने घर पर प्रोस्टिट्यूट को लाता था, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों ने उसकी कंप्लेंट कर दी और उसके बाद रवि ने दूसरी शादी कर ली। रवि की पहली पत्नी से उसे एक बेटी थी, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। रवि ने खुद अपनी बच्ची को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। इस तरह से वो उस अनाथ आश्रम का पता ईवी को बता देते हैं और ईवी तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो उस बच्ची अपर्णा के बारे में पूछने लगता है क्या अपर्णा इसी अनाथ आश्रम में रहती थी, और वहां की एक औरत उसे बताने लगती है कि अरे सर मैं आपको क्या बताऊं, 10 दिन पहले ही अपर्णा की डेथ हो गई। ये खबर सुनकर ईवी तो शॉक रह जाता है और पूछने लगता है कि कैसे। वो लेडी बताती है कि दरअसल वो क्या हुआ था, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। जब हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए तभी उसकी डेथ हो गई और अपर्णा को चेक करने वाली और कोई नहीं बल्कि वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाली नंदिनी मैडम है। नंदिनी मैडम हमारे अनाथ आश्रम में आकर बच्चों की देखरेख करती रहती है। और एक और बात यह है सर कि पिछले 4-5 सालों से इस अनाथ आश्रम के कुछ बच्चे इसी तरह से मर गए। कोई बच्ची बीमार हो जाती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर ये भी पूछने लगता है कि कौन है यहाँ का इंचार्ज। वो औरत कहने लगती है कि आदवन है सर। वही नंदिनी मैडम को यहाँ पर लेकर आते हैं। आदवन का फोन नंबर जब कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। और यहाँ पर एक और बात शॉकिंग ये थी कि आदवन और कोई नहीं बल्कि तमिळनी का भाई होता है। मतलब कि दोस्तों जो लड़की जलकर मरी थी उसका भाई। अब यहाँ से सारी डिटेल्स मिलने के बाद ईवी तुरंत ही नंदिनी के हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उस अनाथ आश्रम के बारे में पूछने लगता है कि नंदिनी मैं अभी अभी उस अनाथ आश्रम से आ रहा हूँ, यहाँ के डिस्चार्ज पेपर से डेथ सर्टिफिकेट ज्यादा है। नंदिनी कहने लगती है कि अरे ईवी मैं तुमको क्या बताऊं, वो लोग लड़कियों को बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होने के बाद यहाँ पर लेकर आते हैं। हम लोग अपनी तरफ से उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल से जितना हो सकता है हम उतना ही कर पाते हैं और ऐसे में कई लड़कियों की जान चली जाती है। खैर अब उसके बाद ईवी नंदिनी से आदवन के बारे में पूछने लगता है तो नंदिनी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि आदवन ये कौन है, मैं तो इसे नहीं जानती। उसके बाद ईवी आदवन का नंबर तिरुक को दे देता है और उसकी सारी डिटेल्स पता करने के लिए कहता है। और उसी समय यहाँ दूसरी तरफ नंदिनी अपने आदमियों को कॉल करती है और आदवन को ढूंढने के लिए कहती है। यानी कि दोस्तों ये नंदिनी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है जो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। उसके बाद ईवी दोबारा से तुलसीराजन और हेमावती के पास आकर उनसे पूछताछ करने लगता है कि आप लोगों ने ये बात हमसे क्यों छुपाई कि आपका एक और बेटा भी है। हेमावती कहने लगती है सर आदवन हमारा बेटा नहीं है लेकिन बेटे जैसा है। अब ईवी उन दोनों को डराने धमकाने लगता है कि तुम दोनों ने अगर सच नहीं बताया तो तुम दोनों यहीं पर सड़ते रहोगे। इसीलिए वो दोनों सच बताने लगते हैं।
जब इन लोगों की बेटी गायब हो गई थी तो इन दोनों ने आदवन को अपने घर पर बुलाया था और वो डिसाइड कर रहे थे कि पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाएंगे। जब ये दोनों बाहर जाते हैं तभी आदवन ऊपर वाले कमरे में आकर तमिलनी का सर्टिफिकेट फोड़ देता है और उसमें से गोल्ड मेडल हासिल कर लेता है। खैर, अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद आदवन तुलसीराजन और हेमावती से कहने लगता है कि अरे पापा, वो चली गई तो जाने दो, आपके पास मैं तो हूँ ना, मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ, और वैसे भी वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगी। अब ये सुनने के बाद हेमावती शॉक हो जाती है और आदवन से पूछने लगती है कि लौटकर नहीं आएगी, इसका क्या मतलब है? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? आदवन कहने लगता है कि माँ, तमिलनी नहीं आएगी, वो अब मर चुकी है। मैं उसका भाई होने के बावजूद भी वो मेरे साथ सोना चाहती थी। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले आदवन बस ऐसे ही अपने दोस्तों के रूम पर गया था तो वहाँ पर उसकी बहन तमिलनी भी आदवन के दोनों दोस्तों के साथ मिलकर कांड कर रही थी, यानी कि उनके साथ फिजिकल हो रही थी। जब तमिलनी ने अपने भाई आदवन को देखा तो वो शॉक रह गई। आदवन ने यही बात तमिलनी से पूछी कि तुम इतनी गिर जाओगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पर तमिलनी उसे कहने लगती है कि भाई, ये मेरा शरीर है और मेरी मर्जी है, मैं उसके साथ जो चाहे कर सकती हूँ, तुम मुझे लेक्चर मत दो। तुमको भी मेरे साथ सोना है तो अंदर कमरे में चलो, वरना मेरे सामने ज्ञान मत बांटो। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद आदवन को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस रूम के बाहर आकर अपनी बहन का इंतजार करने लगता है। जब तमिलनी वहाँ पर आती है तो वहाँ पर आदवन दोबारा से तमिलनी को समझाने लगता है कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी तमिलनी उसे कहने लगती है कि मुझे यही सब अच्छा लगता है, मैं एक आदमी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, मुझे एक साथ 3-4 लड़के चाहिए। अब दोस्तों, तमिलनी का ये पागलपन देखकर आदवन का तो दिमाग ही सटक जाता है और वो एक चाकू लेकर अपनी ही बहन तमिलनी को मार देता है। उसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसको जला देता है। और दोस्तों, यही वो सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर सच जाने के बाद तुलसीराजन और हेमावती बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं कि उनकी बेटी ऐसी निकली। अब उसके बाद ईवी आदवन की कॉल रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है तो उसे ये बात पता चलती है कि नंदिनी आदवन को जानती है और इस तरह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें होती रहती है। और उस वक्त नंदिनी कॉल पर आदवन को वार्न कर रही होती है कि मुझे पता है कि तुम सीबीआई के पास जाने वाले हो, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी, तुम पहले मुझसे आकर मिलो। अब उसके बाद ईवी और उसके टीम मेंबर नंदिनी को फॉलो करने लगते हैं और उस रात मौका देखकर वो आदवन को पकड़कर उसे मारने पीटने लगते हैं। लेकिन आदवन ईवी से कहने लगता है कि अरे सर, मेरी बात तो सुनो, और वो उसे सारी बात बताने लगता है। और यहाँ पर आता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल कुछ महीने पहले नंदिनी आदवन के पास आई थी और उसने उसे कहा था कि अरे आदवन, मैं थोड़ी तुमको बच्चों को किडनैप करने के लिए कह रही हूँ, तुम्हारे अनाथ आश्रम में जो भी बच्चे हैं ना, उन्हीं बच्चों का हम इस्तेमाल करेंगे। हम लोग छोटे बच्चों के अंदर जो अजीब सा फ्लूइड पाया जाता है ना, जो लोगों को जवान रखने में काम आता है, जैसे हमने समंता के मूवी यशोदा में देखा था, ठीक वैसे ही इस सीरम को बेचकर हम बहुत बड़े मिलियंस में और करोड़ों में पैसे कमा सकते हैं। आजकल यही ट्रेंड है और यही बिजनेस है। तुम बस तुम्हारे अनाथ आश्रम के बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब इस तरह से आदवन भी पैसों के लालच में आ जाता है और अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को मारने लगता है। इसी दरमियान एक दिन आदवन रवि की बेटी अपर्णा को इस अनाथ आश्रम में लेकर आता है। अब बेचारी अपर्णा का फादर रवि खुद उससे प्यार नहीं करता था और यहाँ पर अनाथ आश्रम में अपर्णा की बातें आदवन को बहुत ज्यादा पसंद आती थी, लेकिन फिर भी पैसों की लालच में आकर आदवन उसे भी मार देता है और उसे नंदिनी को दे देता है। उसके थोड़े दिन बाद आदवन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ऐसे में एक दिन वो गुस्से में अपनी बहन को भी मार देता है और उसकी लाश को भी जला देता है। उसके बाद जो जो लोग उस कांड के पीछे थे वो उन सारे लोगों को मारता चला जाता है। आदवन पहले अपर्णा के फादर रवि को मार देता है, उसके बाद में राइटर भोपालन को, उसके बाद इंस्पेक्टर सुंदर को, और ये सारे सबूत ईवी के हाथ लग जाए इसलिए आदवन ईवी को थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहता था। खैर, अब उसके बाद फाइनली नंदिनी के आदमी आदवन को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। अब उसी सेम टाइम पर वहां पर ईवी का असिस्टेंट तिरुका पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर नंदिनी के बहुत सारे लोग थे और वो तिरुको को पकड़कर उसे मार देते हैं।
अब उसके थोड़ी देर बाद में उस लोकेशन पर ईवी भी पहुंच जाता है। ईवी वहां पर पहुंचकर उन सारे लोगों को फायरिंग करके मार देता है और इसी फायरिंग के दौरान नंदिनी भी मर जाती है। इस कहानी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं जब ईवी मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट दे रहा होता है, तभी अचानक कोई बाइक वाला बंदा आकर ईवी पर फायरिंग करने लगता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये ट्विस्ट से भरी मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।